क्लास बीकॉम पार्ट सेकंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर फर्स्ट कंपनी लॉ एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। आज का टॉपिक है लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट व्हील। कंपनी का पर्दा उठाना या कंपनी को बेनकाब करना। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी के पृथक वैधानिक अस्तित्व के सिद्धांत का बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व है। यह सिद्धांत यह बतलाता है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपने सदस्यों से अंशधारियों से पूर्णतः पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। यदि किसी कंपनी के सभी अथवा लगभग सभी अंश एक ही व्यक्ति के पास हो या कंपनी के प्रबंध संचालन के सभी अधिकार किसी एक ही व्यक्ति को प्राप्त हो, तो भी कंपनी एवं ऐसे व्यक्तियों का पृथक वैधानिक अस्तित्व बना रहेगा। लेकिन साथ ही कंपनी और सदस्यों के बीच में कहने का तात्पर्य यह है कि एक पर्दा या दीवार उत्पन्न करता है। इस पर्दे को ही समामेलन के पर्दे के नाम से जाना जाता है, किंतु कभी कभी न्यायालय इस पर्दे को हटा सकते हैं तथा कंपनी का जो पृथक वैधानिक अस्तित्व है उसको नकार सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब न्यायालय कंपनी के पृथक अस्तित्व को नकार कर कंपनी के कार्यकलापों में संचालकों और सदस्यों की भूमिका की जांच करता है, तो उसे ही कंपनी का पर्दा उठाना या कंपनी को बेनकाब करना कहते हैं। न्यायालय कंपनी के पर्दे को तभी हटाते हैं जबकि कंपनी के संचालक और सदस्य कंपनी के वैधानिक व्यक्तित्व का उपयोग किसी कपटमय उद्देश्य या बेईमानी की नीयत से करते हैं। न्यायालय ऐसा तब भी करते हैं जबकि वे कंपनी के पर्दे का उपयोग कानूनी प्रावधानों का अनुचित लाभ उठाने या उनसे बचने या कोई अपराध करने या जनता के अहित के लिए हानि पहुंचाने के लिए करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि न्यायालय सामान्यतः जिन परिस्थितियों में कंपनी के पर्दे को हटाते हैं उन्हें दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है वैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन यानी अंडर द स्टैच्यूटरी प्रोविजंस, और दूसरा है न्यायिक निर्णयों के अधीन अंडर द जुडिशियल प्रोविजंस। इसमें सबसे पहले है वैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन। कंपनी अधिनियम तथा अन्य अधिनियमों के व्यवस्थाओं के अधीन कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिसके अंतर्गत कंपनी के पर्दे को उठाने की आवश्यकता होती है। अब वो कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं, उसमें पहला पॉइंट है सदस्य संख्या में कमी होने पर। जैसा कि हम जानते हैं कि एक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य का होना जरूरी है और जो निजी कंपनी है उसमें 2 सदस्यों का होना जरूरी है। लेकिन अगर किसी सार्वजनिक कंपनी में 7 और निजी कंपनी में 2 से सदस्य संख्या कम हो जाती है और घटे हुए सदस्यों के साथ ही कंपनी अपना व्यवसाय का संचालन करती रहती है, तो 6 महीने के बाद में जो भी ऋणों के भुगतान के लिए जो बचे हुए सदस्य हैं वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माने जाएंगे। नेक्स्ट है असत्य अथवा कपटमय सूचनाओं, प्रलेखों आदि के आधार पर कंपनी का समामेलन कराने पर। कभी कभी किसी कंपनी का समामेलन कई आधारों में से किसी आधार पे हो सकता है, जैसे असत्य या झूठी सूचनाएं प्रदान करके, सूचनाओं का असत्य प्रस्तुतिकरण करके, किसी प्रलेख में किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाकर या कंपनी के समामेलन कराने के लिए की गई घोषणा में किसी महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को छिपाकर किसी कपटमय कार्रवाई के आधार पर। तो इनमें से किसी भी आधार पर जब कंपनी का समामेलन करवा लिया जाता है तो अधिकरण या न्यायालय कंपनी के सदस्यों के दायित्व असीमित करने का निर्देश दे सकता है और अधिकरण को ऐसा करने के लिए कंपनी का जो पृथक अस्तित्व है उसको नकारेगा और कंपनी के समामेलन के पर्दे को हटाकर एक्चुअली में वास्तविकता क्या है उस वास्तविकता को देखता है। नेक्स्ट है क्रय विवरण में भ्रामक कथन की दशा में। कभी कभी कुछ व्यक्ति किसी भ्रामक कथन या विवरण युक्त क्रय विवरण पर विश्वास करते हुए उस कंपनी की प्रतिभूतियों के लिए अभिदान कर देते हैं, तो उन्हें उन प्रतिभूतियों के अलॉटमेंट से हानि उठानी पड़ती है। ऐसी दशा में कंपनी तथा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसे भ्रामक क्रय विवरण को जारी करने की अनुमति दी है
तो वह ऐसे प्रत्येक अभिदाता द्वारा उस क्रय विवरण के कारण उठाई गई जो हानि है उसकी पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कपट में उद्देश्यों के लिए क्रय विवरण के निर्गमन की दशा में। कभी कभी कुछ व्यक्ति किसी कपट में उद्देश्य से प्रेरित क्रय विवरण पर विश्वास करते हुए उस कंपनी की प्रतिभूतियों के लिए आवेदन कर देते हैं। ऐसी दशा में कंपनी का प्रत्येक संचालक, प्रवर्तक, विशेषज्ञ तथा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसने उस क्रय विवरण को जारी करने की अनुमति दी है, उन आवेदकों द्वारा ऐसे क्रय विवरण के कारण उठाई गई हानियों की पूर्ति के लिए ये सभी व्यक्ति असीमित रूप से उत्तरदायी होंगे। किंतु जो आवेदक है उनको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वे क्रय विवरण आवेदकों के साथ कपट करने के उद्देश्य से ही जारी किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है सूत्रधारी और सहायक कंपनी की दशा में। सूत्रधारी कंपनी और उसकी सहायक प्रत्येक कंपनी का अपना अलग अलग वैधानिक अस्तित्व होता है, किंतु प्रत्येक सूत्रधारी को अपना तथा अपनी सभी सहायक कंपनी का एक समेकित वित्तीय विवरण करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सूत्रधारी कंपनी को इस जो कंसोलिडेटेड जो वित्तीय विवरण है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो अपने स्वयं के पृथक वित्तीय विवरण के साथ में जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसमें प्रस्तुत करना पड़ता है। यह प्रावधान एक सीमित उद्देश्य के लिए इन कंपनियों के पृथक अस्तित्व को नकार देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कपटपूर्ण उद्देश्यों के लिए प्राप्त किए गए धन निक्षेप को लौटाने में असफल रहने पर। कभी कभी कोई कंपनी अपने द्वारा जनता से प्राप्त धन की राशि या उस पर देय ब्याज की राशि लौटाने में असमर्थ रहती है। ऐसी दशा में यह भी सिद्ध कर दिया जाता है कि कंपनी ने उस धन का निक्षेप किसी कपटपूर्ण उद्देश्यों के लिए निक्षेपकर्ता के साथ कपट करने के उद्देश्य से प्राप्त किया था। उस स्थिति में उस कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो उस धन निक्षेप को प्राप्त करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वे सभी उस निक्षेपित धन और ब्याज को लौटाने के लिए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। कंपनी के स्वामित्व की जांच के लिए केंद्र सरकार कुछ उद्देश्यों के लिए कंपनी की सदस्यता और स्वामित्व की जांच करने हेतु निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकती है। अब वो विभिन्न उद्देश्य कई हो सकते हैं, जैसे उन व्यक्तियों का पता लगाने के लिए जो कंपनी की सफलता या विफलता में वित्तीय हित रखते हैं, या फिर दूसरा है उन व्यक्तियों का पता लगाने के लिए जो कंपनी की नीतियों को नियंत्रित या महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। इन उद्देश्यों के लिए न्यायालय कंपनी और सदस्यों के बीच में जो पर्दा है उसको उठा सकता है तथा ऐसे नियंत्रण या प्रभाव रखने वाले व्यक्तियों का पता लगा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी के निरीक्षण को सरल करने के लिए यदि किसी कंपनी पर कुप्रबंध, कपटपूर्ण कार्य और सदस्यों के साथ अन्याय का आरोप लगाया गया है तो इसकी जांच हेतु कोई निरीक्षक नियुक्त किया गया है, तो वह निरीक्षक अपने निरीक्षण कार्य को सरल बनाने हेतु उसी प्रबंध अथवा समूह की कंपनियों की कार्य प्रणाली की जांच पड़ताल भी कर सकता है। ऐसी स्थिति में उसी प्रबंध अथवा समूह को निर्धारित करने के लिए कंपनी का पर्दा उठाया जा सकता है। नेक्स्ट है कपटपूर्ण व्यापार की दशा में। कभी कभी कंपनी के समापन के दौरान यह पता लगता है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा कंपनी का व्यापार लेनदारों या अन्य व्यक्तियों के साथ कपट करने के उद्देश्य से संचालित किया गया था, तो ऐसी दशा में अधिकरण या न्यायालय उन व्यक्तियों को कंपनी के सभी या कुछ ऋणों और दायित्वों के लिए ऐसे व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहरा सकता है, और ऐसा करते समय न्यायालय कंपनी के पृथक अस्तित्व के सिद्धांत को नहीं मानता है, बल्कि कंपनी के पर्दे के पीछे बैठे व्यक्तियों को देखता है और उन्हें कंपनी के ऋणों के लिए जो थर्ड पार्टी है उनके प्रति पर्सनली रिस्पॉन्सिबल ठहराता है। नेक्स्ट है कर भुगतान न करने की दशा में। यदि किसी कंपनी पर किसी वर्ष का कोई कर बकाया है तो उस कंपनी का समापन हो गया है, तो उस कंपनी के
जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनको व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से उस कर को चुकाने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में भी जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कंपनी के पृथक अस्तित्व को नकार दिया जाता है। तो ये तो था पहला फर्स्ट पॉइंट, वैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन। नेक्स्ट है न्यायिक निर्णयों के अधीन, अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। उसमें फर्स्ट पॉइंट है कंपनी के नाम का गलत विवरण देने या नाम प्रकट नहीं करने की दशा में कंपनी के जो डिफरेंट अधिकारी हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे कंपनी का नाम विधिवत रूप से कंपनी के जो व्यावसायिक पत्र हैं, हुंडियाँ हैं, जो लेटर हेड्स हैं, प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है आदि पर लिखें और छपवाएं। इन सभी या ऐसे ही अन्य जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर कंपनी का पूरा सही नाम लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्दों सहित लिखाना चाहिए। किंतु कभी कभी कोई अधिकारी नाम के गलत विवरण वाले या अधूरे विवरण वाले या बिना नाम के विलेख या पत्र पर हस्ताक्षर कर देता है तो कंपनी उस विलेख या पत्र के अधीन अपने दायित्वों को पूरा नहीं करती है। तो ऐसी दशा में उस पत्र पर या उस विलेख पर जो सिग्नेचर करने वाला व्यक्ति ही उस डॉक्यूमेंट के लिए पर्सनली लायबल माना जाएगा। नेक्स्ट है कंपनी के वास्तविक चरित्र को निर्धारित करने के लिए कभी कभी किसी कंपनी से संबंधित विवाद में ऐसे अवसर आते हैं जबकि कंपनी की वास्तविक प्रकृति को निश्चित करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल किन्हीं कंपनियों के संचालक मंडल आपस में इंटरलॉकिंग है अथवा नहीं है, तो कोई कंपनी किसी समूह या प्रबंध विशेष से संबंध रखती है या नहीं, कोई कंपनी शत्रु कंपनी है या नहीं है आदि अनेक क्वेरीज हो सकती है। इन सभी क्वेरीज के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए न्यायालय कंपनी का वैधानिक पर्दा उठाता है और वास्तविकता पता लगाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी आय की सुरक्षा के लिए कभी कभी कुछ लोग कंपनी का जो निर्माण है वो डिफरेंट जो टैक्सेस है उनसे बचने के लिए भी करते हैं। तो ऐसी दशा में इनकम टैक्स अधिकारी और जो न्यायालय को अधिकार है कि वे कंपनी के बीच में जो पर्दा है उसको हटा दें और उस पर्दे के पीछे बैठे जो सदस्य हैं उनको इस दंडनीय अपराध के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकें। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी कपट अथवा अनुचित व्यवहार की रोकथाम के लिए न्यायालय किसी भी कंपनी का पर्दा तब भी उठा सकते हैं जबकि उन्हें इस बात का शक हो कि कंपनी का निर्माण कपटपूर्ण अथवा इलीगल अथवा अनुचित व्यवहार के लिए किया गया है। तब भी न्यायालय जो है कंपनी का जो पर्दा है उसको हटाकर देख सकती है। फिर नेक्स्ट है वैधानिक दायित्व से बचने के लिए बनाई गई कंपनी की दशा में यदि किसी व्यक्ति ने कंपनी का निर्माण किस लिए किया गया, वैधानिक दायित्वों से बचने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में भी न्यायालय कंपनी का पर्दा उठा सकता है और जो सदस्य हैं उनको उत्तरदायी ठहरा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकांश सदस्यों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग करने की दशा में कभी कभी कंपनी के जो अधिकांश सदस्य हैं वो मिलकर जो उनके पास में पावर है उनका मिसयूज़ करते हैं। तो न्यायालय कंपनी के पर्दे को हटाकर जो सदस्य अपने पावर्स का मिसयूज़ कर रहे हैं उनको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी द्वारा ट्रस्टी अथवा एजेंट की स्थिति में कार्य करने की दशा में यदि कोई कंपनी अपने सदस्यों की ट्रस्टी या एजेंट के रूप में कार्य करती है तो अपना जो पृथक वैधानिक अस्तित्व है उसको खो देती है। तो न्यायालय कंपनी का पर्दा उठा सकता है और कंपनी के दायित्वों के लिए सदस्य को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा कानूनों की अवहेलना करने पर अब न्यायालय उस दशा में भी कंपनी को बेनकाब कर सकता है जबकि उस कंपनी में
जो श्रम कल्याणकारी सामाजिक सुरक्षा कानूनों की पालना नहीं की जा रही है, जैसे कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम है, भविष्य निधि अधिनियम है, ग्रेच्युटी अधिनियम है आदि कर्मचारियों और श्रमिकों के कल्याण और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। यदि कंपनी ये जो डिफरेंट एक्ट है इनके प्रोविजंस का पालन नहीं करती है तो कंपनी के संचालन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है उनको इस अवहेलना के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी का अवैध या अनुचित उद्देश्यों के लिए उपयोग करने पर। यदि कंपनी प्रारूप का उपयोग किसी अवैध या अनुचित उद्देश्य के लिए किया जा रहा है तो भी न्यायालय कंपनी का पर्दा हटा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट पॉइंट है न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने हेतु। कभी कभी लोग कंपनी का निर्माण न्यायालय की अवमानना के अपराध के दंड से बचने हेतु भी कर लेते हैं। न्यायालय ऐसी दशा में भी कंपनी को बेनकाब कर न्यायालय की अवमानना के वास्तव में जो दोषी है उनको उन दोषी व्यक्तियों को सजा दिला सकती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कंपनी का समावेलन करवा लेने से ही सभी परिस्थितियों में सभी सदस्यों का दायित्व सीमित और अस्तित्व पृथक नहीं हो जाता है। सीमित दायित्व और पृथक अस्तित्व तभी तक बना रहता है जब तक कि सदस्य पूर्ण ईमानदारी के साथ में कंपनी के व्यवसाय का संचालन करते हैं। लेकिन कई बार कंपनी के जो सदस्य हैं वो जनता और ऋणदाताओं के साथ कपट करने लगते हैं तो न्यायालय फिर इन सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करते हैं और न्यायालय कंपनी के पृथक अस्तित्व की रक्षा तभी तक करते हैं जब तक कि जनहित राष्ट्रहित उद्देश्यों के अनुकूल कंपनी कार्य करती है। लेकिन कभी कभी कंपनी के जो प्रबंधक हैं सदस्य हैं वो कंपनी की संपत्ति का मिसयूज़ करते हैं और कंपनी की संपत्ति का निजी हित के लिए उपयोग करते हैं या ऋणदाताओं के हितों की रक्षा नहीं करते हैं या राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करते हैं तो न्यायालय कंपनी के वैधानिक पर्दे को हटाकर उसके सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराते हैं। तो इस प्रकार से हमने वो विभिन्न परिस्थितियां यहाँ पर डिस्कस की जबकि कंपनी जो न्यायालय कंपनी के और सदस्यों के बीच में जो पर्दा है वो हटाकर देखते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है।